हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिक खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी को आज हम बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की 28 मार्च से लेकर के 30 मार्च जो यूपीपीसीएल का एग्जाम होने वाला है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, उसमें फंसने के चांसेस रहेंगे। तो डियर फ्रेंड, हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं, आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले डियर फ्रेंड बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को आगे भी ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। अब डियर फ्रेंड, हमारे ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। एक पार्ट में हम बना चुके हैं वीडियो, इस पार्ट में हम कवर करेंगे आप सभी के टेक्निकल से रिलेटेड 5 से 6 सब्जेक्ट को, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक को कवर करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक को कवर करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को कवर करेंगे, उसके साथ साथ ईडीसी कवर करेंगे, उसके साथ साथ कंट्रोल सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके बाद आप सभी के डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन से भी कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर यूटिलाइजेशन, उसके बाद ट्रैक्शन से, ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए पहला क्वेश्चन है मशीन का डिफरेंट। तो मशीन से हम स्टार्ट करते हैं। मशीन में हम आज आप सभी को जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, उसके बाद डीसी मोटर्स सभी क्वेश्चन कराएंगे जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बस एक बार आप लोग सारा वीडियो को देख लीजिए एक लास्ट तक, आप सभी का क्विक रिविजन हो जाएगा फटाफट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी का, जनरेटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी यदि फाई एम तथा फाई ई का मान समान हो। जब आप सभी के जनरेटर में फाई एम तथा फाई ई मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान समान होता है तो जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है, तो वहाँ पे होता है नंबर ऑफ पोल्स 2। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस हम फटाफट रिवाइव कराते हुए निकलेंगे। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, मे भी आप सभी का काफ़ी ढेर सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक 1600 आरपीएम पर प्रचलित डीसी जनरेटर में 240 वोल्ट प्रेरित होता है, फ्लक्स को स्थिर रखते हुए गति 1400 आरपीएम करने पर विद्युत वाहक बल होगा। तो ये क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 210 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, एसी वोल्टेज को वो डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर के अवलक्षण कैसे विलक्षण होते हैं, तो होते हैं कुछ ड्रूपिंग होते हैं। ठीक है, कुछ ड्रूपिंग नेचर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोग शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट करने पर क्या होता है। तो डीसी शंट जनरेटर में जब हम बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट करते हैं तो जनरेटर की वोल्टेज कम हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उस अवस्था में एक ईएमएफ प्रेरित होता है जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। ठीक, इसका आंसर ये है गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप डीसी जनरेटर की गति को बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ बढ़ता है, जैसा कि आप बैक ईएमएफ का फार्मूला जानते होंगे, ई बी बराबर 5 ZNP/60A। ये जो एन है यही है स्पीड, जब आप इसकी बढ़ाएंगे वैल्यू तो बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, मे भी आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, डीसी मशीन में उत्तेजन कुंडलियाँ होती हैं, पोल्स पर लपेटी जाती हैं। ठीक, एक्साइटेशन कॉइल्स जो होती हैं वो पोल्स पर लपेटी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर प्रतिक्रिया का कारण क्या है, आर्मेचर रिएक्शन क्यों होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन होता है आर्मेचर धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र पर प्रभाव। जैसे कि आप लोग ये पढ़े होंगे कि आर्मेचर एमएमएफ का मेन फील्ड एमएमएफ पे जो इफेक्ट पड़ता है उसे आप आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो वही सेम चीज़ ये हिंदी में लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर स्टेशन में स्थापित जनरेटर विद्युत का उत्पादन यांत्रिक दाब द्वारा करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, क्विक रिवीजन हम करा रहे हैं ताकि आप सभी का कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम रिवीजन करा सकें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी शंट जनरेटर समान गति एवं असमान दिशा में चलते हुए वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण होता है अवशेष चुंबकत्व का न होना। ठीक, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का न होना, ये इसका कारण है। तो चलिए अब हम आ गए हैं आप सभी के ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पर। तो ट्रांसफार्मर का पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है, धारा एवं वोल्टेज को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कुंडली एवं ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज। तो इसका आंसर है परस्पर विपरीत कला में होता है। ठीक, एक ही फ्लक्स जाती है, एक ही फ्लक्स लिंक करती है, लेकिन उसका जो इंड्यूज ईएमएफ होगा वो अपोजिट साइड होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कितना होता है।
तो अगर हम ईएमएफ के टर्म में बोले तो E2/E1 होता है, ठीक। अगर एक करंट के टर्म में बोलते तो I1/I2 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होने का अर्थ है कि संयोजित भार का शक्ति गुणक क्या है, तो वो लीडिंग है। जब आप सभी का ट्रांसफार्मर में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आए तो आप लोग समझ लीजिए जो ट्रांसफार्मर से लोड कनेक्ट है वह लीडिंग नेचर का लोड कनेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का उद्देश्य है, तो हम नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं, तो नो लोड टेस्ट जो हम करते हैं वो चुंबकन धारा एवं शून्य भार धारा या फिर शून्य भार हानियाँ ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक साइड की ओर से देखने पर ट्रांसफार्मर का संपूर्ण प्रतिरोध कितना होता है। जब आप सेकेंडरी साइड से ट्रांसफार्मर के संपूर्ण रेजिस्टेंस को देखेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R2 + K² R1, जहाँ पे K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य वायु की नमी को कम करना, ये ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ होती हैं, तो ट्रांसफार्मर में जो ताम्र हानियाँ होती हैं वो कुंडली में होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक वोल्टता के मध्य कालांतर कितना होता है, तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य कालांतर कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए इसी सीक्वेंस से नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है, तो ट्रांसफार्मर जो हम अपने लोग तेल प्रयुक्त करते हैं वो खनिज तेल होता है, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग प्रारंभ में कैसा होता है, तो जो हम ट्रांसफार्मर में प्रयोग तेल करते हैं खनिज तेल, उसका प्रारंभिक रंग पीला तथा पेलो होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कम करता है, तो एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर धारा को कम करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड का पदार्थ किसका होता है, तो उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड का पदार्थ फेराइट पदार्थ का होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म वाला भाग, तो सबसे अधिक गर्म वाला भाग ट्रांसफार्मर का कुंडली होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता के लिए शर्त क्या है, तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, में भी पूछा भी जाएगा इस बार। तो ताम्र हानियाँ बराबर लौह हानियाँ होती हैं, जहाँ पे ताम्र हानियाँ होती है परिवर्तित हानियाँ वेरिएबल लॉसेस, और लौह हानियाँ को अपने लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस। ताम्र हानियाँ को वेरिएबल लॉसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि I² R होता है, जैसे हम लोड बढ़ाएंगे I की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, ठीक। इस वजह से इसको परिवर्तित या फिर बोले तो वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है, तो बकोल्ज रिले का उपयोग हम करते हैं तेल कुलित ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तेल कुलित ट्रांसफार्मर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन के मध्य प्रतिरोध कितना होता है, तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य, तो आप लोग को अनंत टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा का लगभग कितना होता है, तो ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा जो होता है वो पूर्ण भार धारा के 1 से 3% होता है। तो डेफिनेटली एक बात और यहाँ पे कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं खासकर, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड टेक्निकल वैकेंसियाँ रहती है उनका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आए वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो शुष्क सिलिका जेल का रंग जो होता है वो नीला होता है, ठीक। नमी सोखने के पश्चात सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाली देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलत करते हैं। स्टार्टिंग में जो शुष्क सिलिका होती है जब वो सही कंडीशन में है तो उसका रंग नीला होता है, लेकिन जब वो नमी सोख लेती है, जब थोड़ा ख़राब हो जाती है तो वो हल्का गुलाबी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य, तो कंजर्वेटर कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर में तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उच्च नियमन का तात्पर्य है, तो हाई नियमन का तात्पर्य क्या है, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक वोल्टता परिवर्तन उच्चतम। उच्च नियमन मतलब है हाई रेगुलेशन, तो शून्य लोड नो लोड से पूर्ण लोड जब आप जाएंगे तो उसमें वोल्टेज के माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर तथा साधारण ट्रांसफार्मर में मुख्य अंतर क्या है, तो यहाँ पे ताम्र की बचत होती है। जब आप सेम रेटिंग के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर और सेम रेटिंग के लिए साधारण ट्रांसफार्मर बोले तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे सेम रेटिंग के लिए तो वहाँ पे आप सभी के तांबे की बचत होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र बचत उच्चतम एवं ताम्र हानि निम्नतम होगी जब रूपांतरण अनुपात
का मान कितना होगा, के का मान 1 या 1 के आसपास हो। इस कंडीशन में आप सभी का ताम्र की बचत, कॉपर की बचत बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर क्या कहलाता है? तो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर हमिंग कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा ट्रांसफार्मर सीटी का उपयोग सहायक उपकरण की भांति किया जा सकता है। तो किया जा सकता है ए मीटर में, वाट मीटर में, वाट घंटा मीटर यंत्र के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आप सभी का स्टार्ट होगा पावर सिस्टम से क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी का, स्टारलिंक बॉयलर दाब के अनुसार किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है मध्यम श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरान बॉयलर में उपजाई गई भाप का दाब अधिकतम होता है, कितना होता है? तो 15 kg पर सेमी स्क्वायर होता है। ठीक, आगे देखिए, काकरान बॉयलर की अधिकतम क्षमता हो सकती है, तो काकरान बॉयलर की अधिकतम क्षमता होती है 3600 kg पर हावर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर में उपजाई गई भाप का दाब कितना होता है? तो बैबकॉक और विलकॉक्स में जो बॉयलर में हम भाप उपजाते हैं उसका जो दाब होता है वो 10 से लेकर के 100 बार या फिर एक बार जो होता है वो 1 kg पर सेमी स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर की क्षमता कितनी होती है? तो क्षमता की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 100 टन होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल इंजन बॉयलर की भाप उपजाने की क्षमता होती है, तो कितना होता है रेल इंजन का भाप उपजाने की क्षमता? वो होती है 1 से लेकर के 4 टन के बीच में। ठीक, चलिए बेंसन बॉयलर में उपजाई गई भाप का तापमान होता है, तो भाप का तापमान होता है बेंसन बॉयलर में 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकहरा परिचालन बॉयलर में भाप उपजाई जाती है, तो उच्च दाब पर भाप उपजाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंसन बॉयलर की भाप उपजाने की क्षमता कितनी होती है? तो बेंसन बॉयलर की भाप उपजाने की क्षमता जो होती है वो 140 टन पर घंटा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बॉयलर जो उच्च क्षमता के भाप उत्पादन की श्रेणी में आते हैं तो वह 100 टन से अधिक जो होते हैं वो उच्च क्षमता के भाप उत्पादन की श्रेणी में आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारलिंक बॉयलर की क्षमता कितनी होती है? तो स्टारलिंक बॉयलर की जो क्षमता होती है वो 50 टन पर घंटा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंकाशायर बॉयलर के भाप उत्पादन की क्षमता कितनी होती है? तो लंकाशायर बॉयलर का जो भाप उत्पादन करने की क्षमता होती है वो 10 टन पर घंटा से कम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस इमेज प्रतिबिंब को फोकस करता है, तो ये फोकस करता है रेटिना पे। ठीक, अब डियर फ्रेंड आप सभी का यहाँ से इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं प्रदीपन के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में सेंसर कहलाता है, तो आँख में सेंसर नोड्स एंड कॉन्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 7000 से लेकर के 7400 एंगस्ट्राम होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग के रूप में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की दर है, तो ये ऊर्जा की दर है लुमिनस फ्लक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई दिशा में सोर्स की प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता, तो क्षमता क्या होता है? कैंडल पावर होता है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा और लगभग हर बार पूछा भी जाता है। इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या है? तो इल्यूमिनेशन का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक वो लक्स होता है। ठीक है, चलिए कैंडला मात्रक है, कैंडला किसका मात्रक है? तो लुमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक अगर पूछे तो आप सभी को कैंडला टिक करना है, अगर इल्यूमिनेशन का मात्रक पूछे तो आप सभी को लक्स टिक करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? तो एक लक्स को अपने लोग बोलते हैं एक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस फ्लक्स को मापा जाता है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स को जो मापा जाता है वो ल्यूमेन में मापा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस पर वाट मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? लुमिनस इफिशियंसी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड एंगल का मात्रक है, तो सॉलिड एंगल का मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन सतह एवं सोर्स की दूरी संबंधित है, तो 1/d² के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह के किसी बिंदु पर इल्यूमिनेशन बिंदु एवं ल्यूमिनस फ्लक्स के कॉस मान पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, तो कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग सिनेमा प्रोजेक्टर्स में करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसका गलनांक बिंदु सबसे कम होता है, तो ओस्नियम का जो गलनांक पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, चलिए टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर वैक्यूम का दाब कितना होता है? तो इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर वैक्यूम का जो दाब होता है 10⁻⁻⁴ mmHg होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप फिलामेंट से
ऊष्मा ट्रांजिट होती है, तो लैम्प फिलामेंट से जो ऊष्मा ट्रांजिट होती है वो रेडिएशन प्रोसेस से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन पदार्थ का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 वाट का लैंप खपत करता है, तो 0 वाट का लैंप जो होता है हमारा वो 5 से 7 वाट लैंप पावर खत्म करता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से आ गया आप सभी का इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का क्वेश्चन कुछ है, यहाँ पे हीटिंग वगैरह क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए मेटल की सतह होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए मेटल का जो सतह होती है वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान जॉइंट पर पैदा होने वाली हीट समानुपाती होता है, तो वो समानुपाती होता है I²RT के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन एंड बट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्लेन और बट वेल्डिंग का प्रयोग 25 mm मोटाई तक के पदार्थ के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉट वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड का टिप्स बना होता है, तो स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो आप सभी का इलेक्ट्रोड का टिप्स होता है वो कॉपर एलॉय और प्योर कॉपर का बना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन का पावर फैक्टर कितना होता है, तो स्पॉट वेल्डिंग मशीन का पावर फैक्टर नियर अबाउट 0.3 से 0.5 लैगिंग होता है। ठीक है, चलिए स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग जो होता है वो टीन मेटल सीट 10 से 12 mm थिकनेस में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉट वेल्डिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्शन वेल्डिंग मास प्रोडक्शन का एक रूप है, तो ये रूप है स्पॉट वेल्डिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्रिय गैस नहीं है, तो हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन ये सारे अक्रिय गैस होते हैं, तो नॉर्मल जहाँ CO2 रहे वो अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, TIG वेल्डिंग, तो TIG वेल्डिंग का जो पूरा नेम होता है वो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग होता है। ठीक है, MIG जहाँ आए मेटल वाला, तो वहाँ पे आप सभी को कंज्यूमेबल, वहाँ पे इलेक्ट्रोड का खपत होता है, उसको टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दो डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह वेल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है, तो वो है TIG वेल्डिंग। अभी जस्ट हम यही बोल रहे थे कि वह इसमें TIG में वेल्डिंग की खपत नहीं होती है, TIG वेल्डिंग। ठीक, और MIG में मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में आप सभी की इलेक्ट्रोड की खपत होती है। तो यहाँ आगे क्वेश्चन भी आ गया। MIG वेल्डिंग है, तो MIG वेल्डिंग का जो पूरा नेम होता है वो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। MIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत होती है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए आवश्यक फ्रिक्वेंसी रेंज होता है, तो आवश्यक फ्रिक्वेंसी रेंज होता है 20 से 60 किलोहर्ट्ज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खान एवं विस्फोटक गैस वाले स्थानों हेतु उपयुक्त रेल सेवा पद्धति है, तो ये है बैटरी लोकोमोटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकोमोटिव में विद्युत ब्रेकिंग के लाभ क्या होते हैं, तो रेलवे लाइन को हानि नहीं होता, ये इसका लाभ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेकिंग की सबसे अधिक महंगी विधि कौन सी है, तो सबसे अधिक महंगी विधि है विद्युत लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होती है वो सबसे महंगी ब्रेकिंग होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप सभी के ट्रैक्शन का क्वेश्चन चल रहा है, तो ट्रांसवे परिपथ के रिटर्न वायर का कार्य क्या है, तो ट्रांसवे परिपथ का जो रिटर्न वायर है वो रेल द्वारा संपन्न होता है, पटरी द्वारा। ठीक, छोटे पाथ स्पैन की ट्रैक्शन लाइन में वोल्टता का आवृत्ति कितना होता है, तो 15 kV से लेकर के 25 kV, ये तो हो गया आप सभी के वोल्टेज। अगर हर्ट्ज की बात करें तो 60 सही 2/3 हर्ट्ज से लेकर के 25 हर्ट्ज के बीच में आप सभी की फ्रिक्वेंसी होती है। चलिए उपनगरीय सब अर्बन रेलवे में प्रयुक्त DC वोल्टेज कितना होता है, तो इसमें होता है 1500 वोल्ट से लेकर के 3000, या बोले तो हाँ 3000 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे विद्युतीकरण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त विधि क्या है, तो सबसे अधिक उपयुक्त विधि जो है वो कैंडो प्रणाली या तो कैंडो सिस्टम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्टिंग पीरियड में गाड़ी क्या होता है, तो केवल संवेग से चलता है और एवं गाड़ी की विद्युत शक्ति बंद कर दी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोचिंग अप पीरियड में क्या होता है, तो गाड़ी का त्वरण स्थिर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबी दूरी वाली विद्युत रेलों में यात्री डिब्बों के प्रदीपन का स्रोत क्या होता है, तो प्रत्येक डिब्बे में जनरेटर और बैटरी की व्यवस्था की गई होती है हर डिब्बे के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंडो प्रणाली है क्या एक्चुअल में, तो कैंडो प्रणाली कुछ नहीं करता, ये सिंगल फेज को 3 फेज में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक, तो एकल कला विद्युत सप्लाई को त्रिकला सप्लाई में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, कैंडो प्रणाली से। चलिए फ्री रनिंग एवं कॉस्टिंग समय किस पद्धति में सबसे अधिक होता है,
तो ये होता है मुख्य लाइन सेवा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो जंक्शन पर धारा प्रवाह होता है आवेशों के अनुगमन धारा के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सभी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया एडीसी का, या फिर बोले तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक, चलिए शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल डायोड प्रयोग किया जाता है तो इंटरनल डायोड इन एसी एंड डीसी बोथ के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंक्शन पोटेंशियल होता है तो जंक्शन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए नी वोल्टेज का मान कितना होता है? तो नी वोल्टेज का मान होता है 0.7 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंक्शन में रिवर्स करंट मूवमेंट होता है तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। ठीक, डोपिंग के कारण क्या होता है? डोपिंग के कारण जो आप सभी का होता है प्रतिरोध वो घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान डायोड में डोपिंग की सांद्रता होती है तो एक भाग में 10 के पावर 8 भाग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है तो इन वोल्टेज रेगुलेशन में अपने लोग जीनर डायोड का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टनल डायोड में अशुद्धि मिलाने का अनुपात क्या होता है? तो 1:10 के पावर 13 भाग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोड का प्रयोग किया जाता है तो रेक्टिफायर के रूप में डायोड का हम उपयोग करते हैं। डायोड एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है और डायोड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इन तीनों बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लड़के बहुत सारा गलती करते हैं, बहुत लोग डायोड को करंट कंट्रोल डिवाइस भी टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को ये ध्यान देने वाली बात है कि डायोड को आप सभी को यूनि डायरेक्शनल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और रेक्टिफायर की तरह ये वर्क करता है। इन तीनों बातों पे आपको ध्यान देना है हमेशा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या, तो ये सभी तो आप जान ही रहे होंगे, फटाफट चलिए पढ़ देते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या की जरूरत पड़ती है 1। फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 2। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी का, ट्रांजिस्टर एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर एक्शन के लिए इसका आंसर है बेस क्षेत्र बहुत ही पतला होना चाहिए। ठीक, अब आप सभी का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलिए आगे। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है तो पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियल और इंटरमीडिएट स्टेज में प्रयोग किया जाता है तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निगेटिव वोल्टेज फीडबैक में एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन होता है, मतलब डिस्टॉर्शन क्या होता है? घटता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज एम्पलीफायर है तो वोल्टेज एम्पलीफायर का एक प्रकार का आप सभी का आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर एम्पलीफायर है, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है आप सभी का पावर एम्पलीफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम स्टेज में प्रयोग किया जाता है तो अंतिम स्टेज में ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर ईजे, तो ट्रांजिस्टर ईजे 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर बना होता है तो ट्रांजिस्टर बना होता है 2 पीएन जंक्शन से मिलके। ठीक, जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे, ट्रांजिस्टर में 3 जंक्शन होता है, एक बेस 2 जंक्शन होता है, एक होता है बेस इमीटर, एक होता है बेस कलेक्टर। तो यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन एक प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का वह क्षेत्र जो लाइटली डोप्ड होता है उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलते हैं बेस रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर के कॉमन इमीटर कनेक्शन में इनपुट सप्लाई दी जाती है तो इनपुट सप्लाई दी जाती है बेस एवं इमीटर के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर इज ए बाइपोलर डिवाइस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का वह क्षेत्र जो हैवीली डोप्ड किया रहता है उसको आप क्या बोलते हैं? तो इमीटर जो होता है हमारा ट्रांजिस्टर में ये हैवी डोप्ड किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को किस क्षेत्र में ऑपरेट किया जाता है? तो एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट किया जाता है। ठीक, ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर एक एक्टिव एलिमेंट डिवाइस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह ट्रांजिस्टर जिसका इनपुट आउटपुट फेज शिफ्ट 180 डिग्री शिफ्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? तो कॉमन इमीटर बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हीट सिंक का कार्य क्या है? तो हीट सिंक का कार्य है ताप कम करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की विशेषता है तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की जो विशेषता होती है वह उच्च धारा तथा उच्च वोल्टेज गेन, ये इसकी विशेषता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वर्टर का उपयोग कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, रेक्टिफायर और इन्वर्टर ये दोनों अपोजिट है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है, जबकि आप सभी का इन्वर्टर क्या करता है? ये डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी डिफरेंट है, यहाँ पे लड़के गलत करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंडक्टर की अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर होती है तो होती है 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर में प्रयुक्त कैपेसिटर C है तब ब्रिज की दोलन आवृत्ति समानुपाती होगा
वो समानुपाती होगा 1/c के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालकों एवं अर्धचालकों, कंडक्टर्स एवं सेमीकंडक्टर्स को उनकी के अनुसार संतोषजनक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बैंड गैप एनर्जी के अनुसार आप कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 50 डेसिबल है, तो डेसिबल में गेन क्या होगा? तो डेसिबल में गेन होगा 34 डेसिबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्टले दोलित्र की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला है हार्टले ऑक्सीलेटर की आवृत्ति का 1/2π√LC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च आवृत्ति परिपथों, हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मोस्ट सुटेबल ट्रांजिस्टर है, तो ग्रोन डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टनल डायोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा पोटेंशियल बैरियर को भेदने, पेंट्रेशन की संभावना, प्रोबेबिलिटी सीमित होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। टनल डायोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन द्वारा जो आप सभी का बैरियर होता है उसको भेद देता है, फिर बोले तो छेद कर देता है, छेद करके एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नेट ऊर्जा तब अधिकतम होती है जब वह नाभिक में सबसे अधिक दूरी ऑर्बिट में होता है, तो उस वक्त आप सभी के इलेक्ट्रॉन में नेट ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में करने पर वो क्या होता है? तो वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। जब आप ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस इमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, दोनों जंक्शन को आप अगर फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं तो वो रीजन आप सभी का सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ठीक, ये आप सब पढ़े होंगे मोड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए किस ऑक्सीलेटर में कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मल्टी वाइब्रेटर के। ठीक, तो चलिए आप सभी का यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया एनालॉग का। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है आप सभी का डिजिटल से। तो डिजिटल का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीमेंटेशन के नियम के अनुसार जीरो तुल्य है, तो जीरो का कंप्लीमेंट अगर आप करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक रिवीजन हम करा रहे हैं, फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करिएगा, अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो उसको भी कमेंट करिएगा, और भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप सभी को और भी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो और ढेर सारे पार्ट में और भी वीडियो आएंगे। जैसा कि एक पार्ट का वीडियो हम बना चुके थे, ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप सभी को जैसा रिस्पॉन्स आप सभी का रहेगा, आगे भी वैसा वीडियो आता रहेगा पार्ट में करके। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है। जैसा आप सभी को लग रहा हो कमेंट करके बताइए कि और पार्ट की वीडियो आप सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट के नियमों के अनुसार 1 का तुल्य है, तो नॉट आप पढ़े होंगे, ये इनपुट का आउटपुट जब देता है तो बार कर देता है, कहने मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो अगर नॉट का इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट के नियमों के अनुसार ए के डबल बार है ऊपर, तुल्य है, तो ये तुल्य है ए के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड के नियमों के अनुसार ए डॉट 0 तुल्य है, तो ये तुल्य है 0 के। ठीक, एंड के नियमों के अनुसार ए डॉट ए 1 तुल्य है, तो ए के तुल्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और के नियमों के अनुसार ए प्लस 0 तुल्य है, तो इसका वैल्यू आएगा ए। ठीक, आरएस फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है, तो दो परिपथ को समक्रमिक करने में आरएस फ्लिप फ्लॉप का उपयोग हम करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 255 से अधिक बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो बाइट्स प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक पल्सेस की आवृत्ति होती है, तो कुछ मेगा हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटर के संदर्भ में अप का अर्थ है, तो अप का अर्थ है बढ़ते क्रम में गिनती करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है, निर्गत होगा। तो एंड गेट में जब आप सभी का एक इनपुट 0 है और दूसरा 1 है, तो जब आप आउटपुट करेंगे तो दोनों इनपुट का डॉट करते हैं, जैसे कि 2 इनपुट है ए बी, और जब आउटपुट आप करते हैं तो ए डॉट बी करते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 1 हो गया तो 0.1 आउटपुट आप सभी का 0 हो जाएगा, निर्गत मतलब आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इनपुट ए व बी वाले और गेट का आउटपुट शून्य होने के लिए आवश्यक है, तो शून्य होने के लिए आवश्यक है ए बराबर 0 और बी बराबर 0। कहने का मतलब है और गेट है, तो और गेट का आप आउटपुट, जैसे और गेट में 2 इनपुट है ए और बी। ठीक, इसका आउटपुट आप क्या लिखते हैं? ए प्लस बी। तो अगर हम बोल दें कि इसका आउटपुट की वैल्यू 0 आना चाहिए, तो दोनों इनपुट क्या होने चाहिए? तो जो दोनों इनपुट ए और बी दोनों 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है ए बराबर 0 और बी बराबर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निबल के द्वारा कितने तक की दशमिक संख्याएं व्यक्त की जाती है? तो ये व्यक्त की जाती है 0 से लेकर के 15 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य गणित में प्रयुक्त करते हैं, तो सामान्य गणित में अपने लोग डेसिमल प्रणाली प्रयोग करते हैं। ठीक, दशमिक
कंप्यूटर का मुख्य भाग है, तो कंप्यूटर का मेन भाग जो होता है वो सीपीयू है। बुलियन व्यंजन इसको आप सरल करना है, तो इसको आप जब सरल करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसको सरल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आस्की है 7 बिट कोड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली। और आस्की अगर फुल नेम की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरनेशनल इंटरचेंज, ठीक, तो ये इसका पूरा नेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक का फैन आउट 50 से अधिक है तो वो कौन सा आप सभी का डिवाइस होगा, तो वो होगा सीमॉस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या के टूज कंप्लीमेंट का पुनः टूज कंप्लीमेंट लेने पर प्राप्त होता है ओरिजिनल संख्या, वही जो आप किए रहेंगे स्टार्टिंग में संख्या का, ओरिजिनल संख्या का, वही फिर लास्ट में अगर 2 बार कर देंगे तो पुनः वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीडी संख्याएं प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रत्येक डेसिमल संख्या को 4 बिट बाइनरी में हम परिवर्तित करते हैं, ठीक। चलिए ये कुछ नियम है आप सभी को बताना है, ठीक है। और के नियमों के अनुसार a प्लस ए किसके तुल्य होता है, तो ये तुल्य होता है a के, ठीक है। और के नियम के अनुसार a प्लस ए बार किसके तुल्य होता है, तो ये भी, ये ऊपर a है नीचे 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। डेसिमल संख्या 15 का बाइनरी संख्या तुल्य है, तो ये तुल्य है 1 1 1 1 4 बार 1 के, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, बाइनरी कह रहा है तो आप 2 से डिवीजन कर दीजिए, और 7 14 1, फिर ऐसे 3 या 6 फिर 1, ऐसे करते रहिए जब तक पूरा कट ना जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज लेवल है, तो ये है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी प्रणाली में बाइनरी पॉइंट के बाएं अथवा दाएं डिजिट्स का वेट की बढ़ती हुई इंक्रीज अथवा घटती हुई डिक्रीज पार्ट्स के तुल्य होता है, तो ये तुल्य होता है 2 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या को लगातार से भाग दिया जाता है, तो किससे भाग दिया जाता है, कोई डेसिमल संख्या है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे भाग देंगे, तो रेडिक्स 2 से भाग हम देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट कितने बीट के बराबर होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1 बाइट जो होते हैं वो 8 बीट के बराबर होते हैं, ठीक। बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स होता है, तो बाइनरी प्रणाली का जो रेडिक्स होता है वो 2 होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हेक्साडेसिमल बोल दे तो हेक्साडेसिमल का जो रेडिक्स होता है वो कितना होता है, वो होता है आप सभी का 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या होती है, तो डिजिट की जो संख्या होती है वो 2 होती है, 0 और 1। चलिए बूलियन व्यंजक a.b.c पूरे का बार तुल्य है, तो ये आप सभी का डिमॉर्गन्स सेकेंड लॉ है, तो हो जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c बार हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a बार प्लस b बार प्लस c बार फिर पूरे का बार तुल्य है, तो ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ है, तो ये हो जाएगा a.b.c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्रणालियों में प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, तो डिजिटल एवं एनालॉग दोनों हम प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेन के कम मान के लिए रूट कितना होना चाहिए। अब आप सभी का कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और आप सभी का अब खत्म भी होने वाला है वीडियो, तो चलिए फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। गेन के मान के लिए रूट लूप ट्रांसफॉर्म फंक्शन के पोल्स के समीप होना चाहिए, ठीक। पोल्स के समीप जितना भी कहने का मतलब है स्टेबिलिटी आप सभी की उतनी अच्छी होगी जितना ये अपने ओरिजिन से दूर हो लेफ्ट साइड, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर होगा आप सभी की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर फंक्शन का अर्थ क्या है, तो इम्पल्स रिस्पांस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, ठीक। चलिए सर्वो मोटर का मुख्य दोष क्या है, तो उसका कम प्रारंभिक बड़ा घोड़, ये सर्वो मोटर का मुख्य दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस इनपुट एवं वास्तविक आउटपुट सिग्नल के अंतर को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सिस्टम को अधिक वरीयता प्रेफरेंस दी गई है, तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वोल्टेज सिस्टम का डैम्पिंग फैक्टर 1 है तो रिस्पांस क्या होगा, तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, ठीक है। जब 1 से ज़्यादा होता है तो ओवर डैम्प्ड, जब 1 से कम होता है तो अंडर डैम्प्ड, जब 1 के इक्वल होता है तो वो क्रिटिकली डैम्प्ड कहलाता है, ठीक। न्यूमेट्रिक कंट्रोल प्रणाली में वैद्युत सिग्नल के समान है, तो प्रवाह में अवरोध रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक सिग्नल्स तथा रेफरेंस सिग्नल्स बराबर होने पर कौन सा सिग्नल शून्य हो जाएगा, तो इनपुट सिग्नल शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि इस सिस्टम को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जनरेटर करने के लिए साइनोसॉइडल इनपुट का प्रोसेसर माना जाए तब यह होगा, तो लो पास फिल्टर होगा। ठीक, ये आप सभी के कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन है। चलिए सबसे नेक्स्ट और सॉरी फ्रेंड्स सबसे लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का आज का। एक स्टेबल कंट्रोल सिस्टम में बैकलेस होने का क्या परिणाम होता है? तो कम आयाम के दोलन, लो लेवल ऑक्सीलेशंस। ठीक, तो डेफिनेट आज आप सभी के सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो भी लड़के यूपीपीसीएल के एग्जाम दिए हैं और उनका एग्जाम लगा है 27, 28, 30 मार्च को और 1 अप्रैल को में भी शायद कुछ स्टूडेंट का लगा है। तो उनके ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आप सभी को और भी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ठीक है, डेफिनेट आप सभी को हम और भी पार्ट में वीडियो ला देंगे, 3-4 पार्ट और वीडियो ला देंगे। सभी आप सभी का क्विक रिवीजन हो जाएगा सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी तो 5 से 6 सब्जेक्ट को हमने कवर किया इस वीडियो में। तो अगर आप सभी का रिस्पांस जैसा रहेगा, आप सभी के आगे भी वीडियो और आएंगे जिसमें हम सभी आप सभी के टेक्निकल क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के साथ, अपडेट्स के साथ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।